वेलकम टू नेट क्रैकर्स, दिस साइड अनुराग शर्मा। आज बात करेंगे उन 10 थिंकर्स की जिनको पढ़े बिगर पॉलिटिकल साइंस की आपकी नॉलेज बिल्कुल अधूरी है। सबसे पहले बात करेंगे वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट में हमारे सबसे इंपॉर्टेंट थिंकर की, जिनका नाम है सोक्रेटिस। हिंदी में आप इनको बोलते हैं सुकरात, और इन्होंने ही जन्म दिया था उस फिलॉसफी को जिसको आज आप पॉलिटिकल फिलॉसफी के नाम से जानते हैं। सुकरात अपने समय में जाने गए उन आइडियाज के लिए जिन्होंने उस समय मोनार्कियल जो गवर्नमेंट थी उसके खिलाफ बातें की। फाइनली उनको जहर का प्याला पिला दिया गया और सुकरात ने इस दुनिया को अलविदा कहा। पर सोक्रेटिस के जो आइडियाज थे उनको फॉलो किया उन्हीं के शिष्य प्लेटो ने। और प्लेटो इस सीरीज में हमारे वो दूसरे थिंकर हैं जो कि पॉलिटिकल साइंस में पॉलिटिकल फिलॉसफी के फादर माने जाते हैं। ही इज अ फादर ऑफ पॉलिटिकल फिलॉसफी, ही इज अ फादर ऑफ फेमिनिज्म, ही इज अ फादर ऑफ फासिज्म एज वेल। क्यों पॉलिटिकल साइंस में प्लेटो का रोल इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है? प्लेटो के दिए हुए कॉन्सेप्ट, उनके दिए हुए आइडियाज, या जो स्टेट वो बना के जाते हैं अपनी बुक रिपब्लिका के थ्रू, स्टेट्समैन और लॉज के थ्रू, वो आइडियाज पॉलिटिकल साइंस में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आइडियाज एंड माइलस्टोन के तौर पर देखे जाते हैं। प्लेटो के बाद आते हैं इन्हीं के शिष्य, इनका नाम है एरिस्टोटल। एरिस्टोटल को कहा जाता है फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस क्योंकि वो पहले थिंकर थे जिन्होंने साइंस का इस्तेमाल किया बड़े तौर पर। ना सिर्फ एरिस्टोटल ने पॉलिटिक्स के ऊपर काफी कुछ लिखा, बल्कि उस समय में उन्होंने बहुत सारे अलग सब्जेक्ट, चाहे वो जूलॉजी हो, साइकोलॉजी हो, यहाँ तक कि प्लेटो और एरिस्टोटल ये ऐसे थिंकर्स थे जिन्होंने उस समय में जो आइडियाज दिए, उन्होंने एक रेवोल्यूशनरी काम किया। आज की पॉलिटिक्स में भी आप इनके ही दिए हुए आइडियाज से इन्फ्लुएंस हुए बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स को देख सकते हैं। एरिस्टोटल की इस हायरार्की को आगे चल के कुछ और थिंकर्स हैं जिनको हम मॉडर्न पॉलिटिकल थिंकर कहते हैं, इन्होंने आगे बढ़ाया, जिसमें सबसे पहला नाम आता है निकोला मैकियावेली का। निकोला मैकियावेली वो थिंकर थे जो कि इटली से आते हैं, और इटली में उस समय जिस तरह का शासन चल रहा था, मिडेवल एरा खत्म होने पे आया था, मध्यकालीन युग जिसको हम कहते हैं, और वो डार्केस्ट एरा इसको मानते हैं। पहली बार पॉलिटिक्स और रिलीजन को अलग करने का काम किया था निकोला मैकियावेली ने। साथ ही ह्यूमन नेचर के ऊपर, उसकी सेल्फिशनेस के ऊपर काफी कुछ कह के गए थे। इनके आइडियाज बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं जब आप स्टेट क्राफ्ट को समझना चाहते हैं। इनके बाद आते हैं हमारे दूसरे थिंकर जो कि सबसे ज्यादा कंट्रोवर्शियल थिंकर हैं पूरे के पूरे इस सीरीज ऑफ थिंकर्स के अंदर। इनका नाम है थॉमस हॉब्स। इंग्लैंड से आते हैं थॉमस हॉब्स, और जब ये अपने विचार रखते हैं तो ना सिर्फ ह्यूमन नेचर को क्रिटिसाइज करते हैं, बल्कि एक ऐसे स्टेट की इमेजिनेशन करते हैं जो सॉवरेनिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से लवियथन को प्रेजेंट करता है। लवियथन मीन सी मॉन्स्टर। इनके विचारों को पढ़ के ये समझ में आता है कि किस तरीके से स्टेट की पावर, स्टेट किस तरह का होना चाहिए, वो एरिस्टोटल से लेके मैकियावेली तक और हॉब्स तक आते आते किस तरह से अपना नेचर चेंज करता है। थॉमस हॉब्स उस समय बहुत बड़े तौर पर इस्तेमाल करते थे साइंस का अपने आइडियाज में, इसलिए इनको इनके एरा का गैलीलियो भी कहा जाता था। और यहां तक कि कार्ल मार्क्स ने कहा था कि ही इज द फादर ऑफ ऑल ऑफ अस। इनके बाद हमारे अगले थिंकर जो आते हैं इस सीरीज के अंदर, उनका नाम है जेरेमी बेंथम। जेरेमी बेंथम भी आते हैं इंग्लैंड से ही, और जिस तरीके से थॉमस हॉब्स ने अपने विचार रखे थे, ह्यूमन नेचर की बात की थी, उसी तरीके से ये भी यही बातें करते हैं, बट थोड़ा सा फर्क आ जाता है। जेरेमी बेंथम यूटिलिटेरियन कॉन्सेप्ट्स की बात करके जाते हैं, उपयोगितावादी सिद्धांत देके जाते हैं, और सीधे तौर पर ये बताते हैं कि सोसाइटी का ओरिजिन किस तरीके से हुआ, किस तरह से यूटिलिटीज ने चीजों को जोड़ा। प्लेजर एंड पेन के कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करके जाते हैं, हेडोनिज्म क्या है उसको समझा के जाते हैं। फिर बेंथम के आइडियाज को आगे बढ़ाते हैं जेएस मिल, जो कि इन्हीं के स्टूडेंट हैं। अब यहाँ पर अगर बात की जाए यूटिलिटेरियन आइडियाज की, तो बेंथम के बाद जेएस मिल ने इन आइडियाज को बड़े तौर पर डिस्कस किया, बट हम कह सकते हैं कि उसके बाद बेंथनिज्म या फिर यूटिलिटेरियनिज्म जो है वो खत्म हो गई। इस सीरीज में हमारे अगले थिंकर जो हैं ये भी बहुत इंपॉर्टेंट थिंकर हैं। इनका नाम है कार्ल मार्क्स। अब कार्ल मार्क्स की जब बात की जाएगी और कार्ल मार्क्स के विचारों को समझा जाएगा तो जर्मन फिलॉसफी को हम इससे जोड़ते हैं। कार्ल मार्क्स से जस्ट पहले एक नाम हमारे सामने आता है, वो नाम है हीगल का। हीगल ने अपने टाइम में जो आइडियाज दिए उन्होंने बहुत बड़े तौर पर इस्तेमाल किया डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म का, हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म का, और जिस तरीके से प्लेटो अपने समय में आइडियलिस्ट कहलाते थे, हीगल मॉडर्न टाइम के आइडियलिस्ट कहलाए। कुछ लोग तो इनको मॉडर्न टाइम का प्लेटो भी कहा करते थे। इन्होंने ऐसे बहुत सारे आइडियाज दिए जो स्टेट क्राफ्ट को मैथोलॉजी से जोड़ते हैं। जब कार्ल मार्क्स
इस्तेमाल करते हैं हेगेलियन कॉन्सेप्ट्स का, तो डायलेक्टिक्स को इस्तेमाल करते हैं, द्वंद्वात्मक पद्धति को। और यहाँ पर कार्ल मार्क्स बताते हैं कि किस तरीके से ऑपरेशन होता है सोसाइटी में ऑन द बेसिस ऑफ वेल्थ, और यहीं से कार्ल मार्क्स कैपिटलिज्म के अगेंस्ट अपनी एक लड़ाई को छेड़ देते हैं। कार्ल मार्क्स के विचार इतने ज्यादा प्रसिद्ध होते हैं कि आगे चल के लेनिन जो है वो कार्ल मार्क्स के विचारों को अपनाते हैं, और पहली बार कोई भी ऐसी पॉलिटिकल थ्योरी जिसको डिस्कस किया गया है उसको प्रैक्टिकली अप्लाई किया जाता है। और इन आइडियाज को लेनिन जो है उस समय यूएसएसआर में बोल्शेविक रेवोल्यूशन के थ्रू लेके आते हैं, अपनी एक पार्टी बनाते हैं और फाइनली सत्ता में आ जाते हैं। लेनिन के आने के बाद जिस तरह के चेंजेस आते हैं, मार्क्सिज्म धीरे धीरे पूरी दुनिया में फैल जाती है। ग्राम्स्की ने अपने आइडियाज रखे, आगे चल के माओ जो है चाइना में कम्युनिज्म को लेके आते हैं, और कार्ल मार्क्स के विचार जो हैं आज पूरी दुनिया में जाने जाते हैं। ऐसे बहुत से देश हैं जहां मार्क्सिज्म को फॉलो किया जाता है। और इसके बाद आते हैं हमारे एक और इम्पोर्टेंट थिंकर, इनका नाम है जॉन रोवेल्स। जॉन रोवेल्स की अगर बात की जाए तो जॉन रोवेल्स के आइडियाज पॉलिटिकल फिलॉसफी के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट जगह रखते हैं। जॉन रोवेल्स ने जस्टिस के ऊपर अपने विचार रखे। ऑल्दो जस्टिस का कॉन्सेप्ट पहले बहुत बार डिस्कस हुआ, प्लेटो ने इसको डिस्कस किया, एरिस्टोटल इसको डिस्कस करते हैं, बट जॉन रोवेल्स जब इन आइडियाज को रखते हैं तो वो अपनी किताब थ्योरी ऑफ जस्टिस के थ्रू इन आइडियाज को बहुत बड़े तौर पर डिस्कस करते हैं, डिफरेंट फेजेस ऑफ जस्टिस को समझाते हैं, टाइप्स ऑफ जस्टिस को डिस्कस करते हैं, और इसी के साथ इनके आइडियाज 20th सेंचुरी के सबसे फाइनेस्ट आइडिया बन जाते हैं, और साथ ही ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थिंकर्स के तौर पर काउंट हो जाते हैं। स्टूडेंट, हमारे अगले थिंकर हैं जॉन लॉक। जॉन लॉक भी इंग्लैंड से आते हैं, जहां एक तरफ हॉब्स और मैकियावेली क्रिटिसाइज करते हैं ह्यूमन नेचर को, वहीं जॉन लॉक जिस समय में आए वो समय था ग्लोरियस रेवोल्यूशन का। तो इस वजह से इन्होंने ह्यूमन नेचर की पॉजिटिविटी को सबके सामने रखा। साथ ही एक बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन दिया, इन्होंने राइट्स की बात करी, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ राइट की, गवर्नमेंट किस तरह की हो, रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट के आइडियाज दिए, और इसी वजह से आज फंडामेंटल राइट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के हिस्से बन पाते हैं। तो ये थे स्टूडेंट हमारे वो 10 सबसे इंपॉर्टेंट थिंकर जिनको अब तक हमने डिस्कस किया, और इनको पढ़े बगैर आपका सिलेबस पॉलिटिकल साइंस का कभी भी पूरा नहीं हो सकता। आप चाहे ग्रेजुएशन कर रहे हैं या मास्टर्स कर रहे हैं या किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, इन 10 थिंकर्स से आपसे हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अगर आप पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हैं तो इन थिंकर्स को जरूर से पढ़िए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन को दोबारा न भूलिए ताकि आने वाली वीडियोस की अपडेट आपको ऑन टाइम मिलती रहे। धन्यवाद दोस्तों।